पहले देखो CMD कोड डॉट CMD कोड डॉट और इसको आप यहाँ पे क्या कर लो स्टार्ट जल्दी चाचा जल्दी चल साइड क्या लिखा था ng सर्व आइकन ओपन। फिर क्या करो बैकएंड। तो आपको याद है प्रोजेक्ट मैंने इसी ने सेव किया था एपीआई का। तो ये वही यही है आपका, देखो लिखा रहा है एम्प्लॉय एपीआई। इस प्रोजेक्ट पे गए और यहाँ पे मैंने आपको एक सिंपल एपीआई बना के बताई। तो इस प्रोजेक्ट को पहले रन करोगे, बैकएंड रन होगा तभी उसे फ्रंट एंड में एक्सेस कर पाएंगे। बढ़िया हमारा बहुत बढ़िया अरे जितना ये प्रोजेक्ट का तुम मेरे साथ इफेक्ट करें डेढ़ साल में बढ़ती रहे सिंटेक्स पीरियड कल मैं लगे ना ये वाला देर में बैकएंड रन हो रहा है, ये फ्रंट एंड है और इसमें हम एपीआई को कॉल करने का कोड लिख रहे हैं। वही कर रहे थे। तो हमने क्या काम किया था बोलो, यहाँ पे गए वही src ऐप और यहाँ जाके हमने पहले एक क्लास बनाई थी एम्प्लॉय डॉट ts या मॉडल बनाया। फिर उसके बाद एपीआई को कॉल करने के लिए क्या बनानी पड़ती है हमें सर्विस। ये स्टेप्स याद रखनी है। अब मॉडल है, 2 भी होंगे 200 भी होंगे 1 भी होंगे, डिपेंड करता कैसा डेटा आ रहा है। जैसे आपने पुरानी एपीआई थी तो उसमें 2 मॉडल थे, ट्रेल और नेशनल पार्क, 2 बनाए थे। अब इसमें एम्प्लॉय तो 1। अब ये सर्विस, ये आपकी एम्प्लॉय सर्विस यहाँ पे थे। यहाँ हम एपीआई को कॉल कर रहे थे और उसके लिए कौन सी क्लास है HTTP क्लास। अगर ASP.NET कोर में कॉल करनी हो तो कौन सी है HTTP क्लाइंट फैक्ट्री। ऐसे कोई और होगी तो उसमें कोई और। अब ये गेट एम्प्लॉइज ये बन गया। अब आपने बनाना है यहाँ पे सेव एम्प्लॉय, पर इसमें आपको एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा एम्प्लॉय का डेटा लॉग। और ये किस टाइप का होगा एम्प्लॉय टाइप का चाहिए होगा ना सेव में। और रिटर्न टाइप में ऑब्जर्वेबल और यहाँ पे एनी। मुझे तो पता है एम्प्लॉय होगा, इसमें एनी की जगह एम्प्लॉय लिख सकते हो, पर एनी ऐसी टाइप है जिसमें कुछ भी आ सकता है। और उसके बाद यहाँ आगे और यहाँ पे रिटर्न क्या लिखेंगे जल्दी बोलो HTTP client डॉट पोस्ट। एक एनी की जगह एम्प्लॉय आ सकता है। सेव को क्या होगा एम्प्लॉय और डबल कोट्स में अब क्या आएगा आपका बोलो यही URL। डबल कोट्स में गए
कॉमा एम्प्लॉय। सेव एम्प्लॉई। इसी तरह से अपडेट सेव यही होगा। क्या चेंज करेंगे? सेव की जगह आपका मेथड का नेम अपडेट एम्प्लॉई और यहां पे क्या आएगा? पोर्ट, वही http client डॉट पोर्ट। इसी तरह से लास्ट आपका क्या है? बोलो। डिलीट। आप आराम से इसको लिख लोगे। क्या आएगा? डिलीट एम्प्लॉय। इसमें हम पास करेंगे आईडी। देखो नंबर दे दिया, आईडी लिख लो, चाहे किस एम्प्लॉय का डेटा डिलीट करना है। तो ये ऑब्जर्वेबल और यहां पे ये आपका आ गया और यहां पे रिटर्न http client डॉट डिलीट। अब एनी की जगह यहां भी एम्प्लॉय, क्योंकि एक एम्प्लॉय का डेटा डिलीट होगा। डबल कोट्स में यही सारा जो आपका यूआरएल आ गया, और यहां पे क्या पास करना है? आईडी। ठीक। स्लैश आईडी और यहां पे सीधा आईडी। यहां पे स्लैश और यहां पे क्या आ जाएगा? आईडी। एमबीसी का ऐसा ही। ठीक, तो ये लिख लोगे आप लोग। अब ये एम्प्लॉय सर्विस तैयार है। अब इसे कॉल करेंगे कंपोनेंट पे। ठीक, कहां पे कॉल करोगे? कंपोनेंट। एक रूल क्या है? मान लो 15 मॉडल का डेटा आ रहा है, 15 मॉडल बनाएंगे और 15 ही सर्विस, जैसे एम्प्लॉय सर्विस, स्टूडेंट सर्विस, डिपार्टमेंट सर्विस, डेजिग्नेशन सर्विस। ठीक, तो ये मैंने एम्प्लॉय की बनाई। एक काम पता लग गया होगा, तो पता ही है। अब आ जाओ आप लोग एम्प्लॉय कंपोनेंट। कोई पूछे स्टेप्स एक्सप्लेन करो, कैसे एपीआई को कॉल करते हो? कहां पे? ठीक, कैसे आप इसे कॉल करते हो? ठीक,
अब उसके बाद क्या करोगे, एम्प्लॉय कंपोनेंट पे आगे यहां पे, और ये है एम्प्लॉय कंपोनेंट डॉट HTML। और ये इसकी TS फाइल, कौन सी फाइल, TS। तो अब आपको क्या करना है, एम्प्लॉय कंपोनेंट की TS फाइल में जाओगे और उसको कॉल करो। एम्प्लॉय कंपोनेंट एम्प्लॉय फोल्डर में जाओगे और ये इसकी TS फाइल। अब यहां पे किसे कॉल करोगे, बोलो सर्विस। तो यहां पे एम्प्लॉय कंपोनेंट में आ जाओ, कंस्ट्रक्टर, ये सिंपल कंस्ट्रक्टर, और इसके अंदर देखो कैसे, प्राइवेट यही यूज करना है, एम्प्लॉय सर्विस। एम्प्लॉय सर्विस क्या है, वेरिएबल का नेम, और ये आपका एम्प्लॉय सर्विस टाइप का। ये ऊपर देखो इंपोर्ट भी हो। तो वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं वो आपके सामने। ठीक, अब आपने एक मेथड बनाना है गेट ऑल, वही सारा डेटा एक्सेस करना है। तो क्या मेथड है, बोलो गेट ऑल। बट उससे पहले काम करो, ये कंस्ट्रक्टर यहां पे क्लास के अंदर नीचे भी कर सकते हो, वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। फिर क्या क्या वेरिएबल लेने हैं, एक तो मैंने बोला एम्प्लॉइज लिस्ट, ये वेरिएबल आपने ले लिया। और ये क्या होगा, एम्प्लॉइज का एरे, और यहां पे ये क्या बना दिया, एरे। देखो एरे कैसे बनाए, एम्प्लॉय लिस्ट मतलब एम्प्लॉय का डाटा इसमें आएगा, और अंडरस्टूड है वो एरे होगा, तो एम्प्लॉय क्लास का क्या बना दिया, एरे। एक वेरिएबल लो न्यू एम्प्लॉय के लिए, सेव के लिए जो वेरिएबल, और ये भी किसका होगा, एम्प्लॉय। और सिंपल ऑब्जेक्ट ऐसे बनता है इसमें, जो हमें पता है, सिंटैक्स याद रखना, एडिट एम्प्लॉय, और यहां पे एम्प्लॉय इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। ठीक, तो यहां पे ये आपका आ गया ठीक। अब आप यहां पे नीचे आप बनाओ गेट ऑल, और कैसे हम सर्विस को कॉल करते हैं ध्यान से देखना। एम्प्लॉय सर्विस डॉट किसको कॉल करना है, गेट एम्प्लॉइज, और डॉट सब्सक्राइब, और इसके दो ब्लॉक होते हैं सब्सक्राइब के, एक
एक सक्सेस और एक फेलियर। ये सक्सेस, ये बच्चे एरो फंक्शन होते हैं, ये सक्सेस वाला है और ये दूसरा फंक्शन ये आपका फेलियर। ये एरो फंक्शन होता है राउंड ब्रैकेट, क्लोज टू ऑपरेटर और कर्ली ब्रैकेट। अब यहां पे सक्सेस वाले पे जाओ, यहां पे एक वेरिएबल ले लिया, कुछ भी नाम हो सकता है, रिस्पांस, और यहां पे एम्प्लॉय लिस्ट में जो ऊपर वेरिएबल है, जो उसमें रिस्पांस आया होगा वो आपने सेव। ठीक, और यहां पे लॉग, यहां प्रिंट करके देख लेंगे जैसे प्रिंट अप होता था। ठीक, कि एम्प्लॉय लिस्ट में कुछ आया भी है कि नहीं, चाहे एम्प्लॉय लिस्ट लिख लो चाहे रिस्पांस, ये नजर नहीं आएगा। कंसोल डॉट लॉग होता है चेक करने के लिए, प्रिंट अप जैसे है, बाद में हटा देंगे। और यहां पे आपका क्या आएगा, एरर, तो ये वेरिएबल ले लिया, और यहां पे भी प्रिंट कर देंगे लॉग, ये कंसोल दिखाऊंगा कहां पे, ठीक, और जो यहां पे एरर। तो ये आपका कैटल बन गया। एक बार इसको ढंग से लिखो। अब अंडरस्टूड है, ये डिस्प्रेक है, सिंपल भाषा में बोले तो इसे कहां कॉल करना है, जब ये कंपोनेंट लोड हो। तो ये जैसे कंपोनेंट लोड होगा, जैसे इनिशियलाइज होता है, जैसे कंपोनेंट एक्सेस होगा तो उस समय इसका कॉल होता है ऑन ng init, कुछ ऐसा नाम है कि जैसे इस कंपोनेंट पे आओगे तो वो अपने आप कॉल होगा, और उसमें हम कॉल कर लेंगे गेट कॉल। ये डिस्प्रेक है, पेलोड में कॉल कर लिया, आप ऐसे याद रखो, डिस्प्रेक पेलोड में कर लेते थे कॉल, ये वही है। तो आप ये क्लास में एम्प्लॉय कंपोनेंट बेसिकली है क्या, ये क्लास ही है ना। देखो एक्सपोर्ट क्लास, एक्सपोर्ट लिखा है तो ये बाहर एक्सेस हो सकता है, एक्सपोर्ट नहीं लिखा हो तो इसे आप बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक, ठीक, अब यहां पे ये गेट कॉल आपने बना लिया, अब इसको कॉल कर लो। तो मैं यहां पे ही कॉल कर लेता हूं बना के मेथड, या नीचे भी लिख सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ये है, या तो यहां पे या नीचे क्लास के अंदर कहीं पे भी, ऊपर लिख लेते हैं, अच्छा लगता है। तो मेरे ख्याल से उसका नाम है ऑन ng init, और इसमें कॉल कर लिया किसको, गेट ऑन। ठीक, जैसे वो इस कंपोनेंट पे आएगा तो ऑटोमेटिकली कॉल करेगा ऑन ng init, और गेट ऑन को कॉल कर लेगा। अब आप देख लो कोई एरर तो नहीं है, एम्प्लॉय पे गए एरर है, राइट नहीं हो गया सारा। देखें क्या एरर है, ये मेरे ng on init है, तो बाद में पहले एरर देखते हैं। राइट क्लिक किया और इंस्पेक्ट, और इंस्पेक्ट पे गए, और ये है वो कंसोल, और यहां पे वो एरर आ रहा है। ठीक, ठीक, ठीक है जी, ये एरर पहला एरर है, HTTP क्लाइंट को एक्सेस कर रही है, ये एक्सेस नहीं हुआ। तो आप इसके लिए क्या करोगे, यहां पे पहले ही लिख लिया,
एक तो आप क्या करो, यहां पे जो एरर आ रहा था, एक फाइल है app.module.ts, ये वैसे है जैसे program.cs है कॉन्फ़िगरेशन के लिए, app.module.ts। और इस फाइल के अंदर क्या करना है, यहां इंपोर्ट्स के अंदर आओ, यहां 2 मॉड्यूल ऐड हैं, एक और ऐड करना है http क्लाइंट मॉड्यूल, http क्लाइंट मॉड्यूल लॉन्च। एक बार देखे, ये एरर चली गई, http क्लाइंट मॉड्यूल, ये आपने यहां पे ऐड, जो एरर दे रहा था कि http क्लाइंट एक्सेस नहीं हो रहा है। तो http क्लाइंट मॉड्यूल, अब आप देखोगे वो एरर चली गई। अब देखिए डाटा आ रहा है कि नहीं, मैंने वहां console.log लिखा, तो चेक कर लेते हैं। देखो ये पता चल गया कहां लिखना है, app.module.ts उसके अंदर। अब यहां पे ये देखो, अब इस पे डाटा आ रहा है कि नहीं, राइट क्लिक इंस्पेक्ट, और ये है console.log, इसमें डाटा अभी नहीं है, ये है ना यहां पे नहीं। इसका ये जो है ये तो ठीक है सारा, यहां पे ये वाला नहीं कॉल ठीक, तो इसका मेरे ख्याल से नाम है नहीं, ng on init, उल्टा लिख दिया था, ng on init, ng on init, ng small, ये o कैप्स, ये जैसे होता है, ये इनिशियलाइज, जैसे आपका पेज लोड इवेंट होता है, इसमें क्या होता है ng on init, ये अपने आप कॉल होगा और किसको कॉल करेगा, get all, और get all क्या कर रहा है, बोलो, सर्विस को कॉल कर रहा है, और उसका कौन सा मेथड, गेट एम्प्लॉय। गेट एम्प्लॉय से जो डाटा आ रहा है वो रिस्पांस में आ गया, और उस डेटा को आपने स्टोर कर लिया एम्प्लॉय लिस्ट। एम्प्लॉय लिस्ट ऊपर एक वेरिएबल है एरे टाइप का एम्प्लॉय, उसके बाद जस्ट चेक करने के लिए console.log होता है, जैसे प्रिंटअप होता है, सिर्फ देखने के लिए डाटा आ रहा है, तभी आगे बढ़े, तभी पता चलेगा एपीआई प्रॉपर है, हो सकता है ना आ रहा हो, लॉन्च। अब एरर और चेंज हो गई, तो ये एरर दे रहा है एक हमें कोर्स CORS, तो याद रखना जब API ASP.NET Core में बनाए और उसे ASP.NET Core में ही कंज्यूम कर रहे हो, तो हमें कोर्स देने की जरूरत नहीं होगी, CORS। जावा में एपीआई बनाई, जावा में यूज कर रही हो तो जरूरत नहीं, PHP में बनाई, PHP में यूज कर रही, लेकिन जब एपीआई किसी और लैंग्वेज में बनाई, यूज किसी में कर, जैसे आप
एपीआई बनी ASP.NET कोर में और कंज्यूम कहां कर रहा हूं एंगुलर में, कल को रिएक्ट में, किसी और में, तो उस केस में आपको क्या देने होते हैं कोर्स। ये है। तो अब आप बैकएंड में जाओ आगे और यहां पे प्रोग्राम डॉट CS इस फाइल में आ जाओ। कब देने होते कोर्स? जब एपीआई किसी और लैंग्वेज में हो और यूज किसी और में कर रहे, जैसे एपीआई बनाई जावा में, कंज्यूम पाइथन में करनी, तो जावा की एपीआई में कोर्स देने होते हैं। कोर्स एक ट्रांसलेटर है जिसे और लैंग्वेज समझाती हैं। जैसे हम चाइना जाते हैं, वहां चाइनीज चलती है, लेकिन ऐसा ट्रांसलेटर चाहिए जिसे इंग्लिश भी हो, हिंदी भी हो पता, दैट इज कोर्स। तो अब यहां पे ये आगे प्रोग्राम डॉट CS में, और यहां क्या लिखना है तो कोर्स के लिए आप क्या लिखोगे? तो यहां पे ये देखो प्रोग्राम डॉट CS में आगे और बिल्डर ऐप से ऊपर कहीं पे भी, और क्या लिखोगे? रोटी खाती नहीं एक builder dot services dot add course take options add policy take तो ये देखो, ये पॉलिसी का नाम कुछ और भी रख सकते हो आप। मैंने माई पॉलिसी लिख दिया, और ये देखो कोर्स ये बना रहा हूं जो एरर दिया था, और यहां विद ओरिजिन, और ये URL दे दिया, पोर्ट नंबर 4200 है। कल को एंगुलर होगा, रिएक्ट होगा, उसका कुछ और होगा, किसी और का, वो आपको यहां पे देना होता है पूरा URL। अब उसके बाद allow any origin, allow any header, allow any method, इसमें से एक चीज मैं यूज कर सकती हूं, allow any method। इसका मतलब क्या हुआ? get put post delete। अगर आप चाहते हो सिर्फ get ही चले तो ब्रैकेट के अंदर में HTTP get लिख सकते हैं, post ही चले तो HTTP post, but allow any method मतलब get put post take delete सारे काम करें। एक बार होता ना, नहीं इतना ही चीज देनी है,
तो ये, और ये आपका वो यूआरएल आ गया इसका एंगुलर का, जहां इसको एक्सेस करना है। यहां मल्टीपल यूआरएल भी हो सकते हैं। मान लो एपीआई आपने एंगुलर में यूज कर दी, रिएक्ट में भी, तो यहां कॉमा देके हम एक और यूआरएल भी दे सकते हैं। तो इस तरह से ये कोर्स देने जरूरी होते जब आपका प्लेटफॉर्म एपीआई डेवलपमेंट का अलग हो और एपीआई कंज्यूमिंग का अलग। अब ये एरर की अब पता चल गया, HTTP क्लाइंट के लिए एक मॉड्यूल, HTTP क्लाइंट मॉड्यूल, और इसके लिए कोर्स। और अब आप ये देखो, इसको रन कर लो, रन तो करना पड़ेगा बैकएंड। एक अब आ जाओ फ्रंट एंड पे, वो तो रनिंग ही है। और ये देखो, अब आप इसको रिफ्रेश करो, वो देखो गायब हो गया। एक अब यहां पे अच्छा अभी नहीं हुआ है, कोर्स का एरर है। ये एरर क्या दे रहा है, जो मैंने ये पॉलिसी यहां लिखी, इसे मिडलवेयर में कॉल करना, नीचे यहां कहां पे कॉल करना इसको, एक मिडलवेयर के अंदर एक यूज HTTP रीडायरेक्शन के बाद ये बस ये लाइन है। एक ये देखो यहां पे ये कोर्स ऐड, मेन क्वेश्चन बनाना, ये तो सिर्फ एक बार थोड़ा सा एनवायरनमेंट फ्रेंडली, कैसे हम लोग एपीआई को एंगुलर में कंज्यूम करते हैं। एक बस डाटा एक बार आ गया, एरे में आ जाएगा, फिर तो लूप लगा लूप के तो हम डिस्प्ले कर ही लेंगे। डाटा एपीआई से पहुंचना चाहिए, अभी तक नहीं पहुंचा, बट रूल याद रख लो क्या क्या चेंजेस आपके हुए। लिख ले आइए, तो जैसे यहाँ चेंज किया, दोबारा रन करना पड़ेगा प्रोजेक्ट, कोड में चेंज किया ना कि एचटीएमएल में। एक अब यहां पे अब ये देखो, इसको रिफ्रेश करो, चल गया अब। और ये देखो ये एरे है, देखो रिजल्ट आ गया। ये देखो ID 1, नेम अमित कुमार, एड्रेस एक ही रिकॉर्ड होगा ना वहां। तो इसका मतलब क्या हुआ, एपीआई ने अपना काम करना शुरू। ये देखो ये किसकी वजह से आया, जो मैंने console.log लिखा था। तो ये कंसोल होता बच्चे कुछ टेस्टिंग करनी। अब अगला क्या है, तो इतना काम हो गया। अब आप फ्रंट एंड पे ही रहो और डाटा आप एम्प्लॉय लिस्ट में आ गया। ये कंसोल लॉग की अब हमें जरूरत नहीं है, हम क्या होंगे, तो हमें चेक ही करना था डेटा आ रहा है। अब आपका ये डेटा एम्प्लॉय लिस्ट में आ गया। अब ये डाटा हमने डिस्प्ले कहां करना है, इस डेटा की जगह। ये तो मैंने स्टैटिक डेटा डाला था,
तो अब इसी पेज पे तो इस एम्प्लॉय कंपोनेंट के HTML में जाओ, employee.component.html, और ये देखो यहां पे हेडिंग्स आ रहे, और ये मैंने याद है टी बॉडी के अंदर हमने ये लिखा, टी बॉडी में जो TR लगाई थी इसको डिलीट कर। जैसे डिलीट किया अब यहां कोई डाटा नहीं आ रहा है। अब ये डाटा कहां से आएगा? डेटा बेस। बड़े आराम से समझेंगे तो कैसे लूप लगाएंगे। TR टी बॉडी में *ng4, यहां पे इस तरह से एक *ng4 फोर लूप ही है। लेफ्ट होता है लोकल मेंबर्स के लिए, जैसे आपका वैर होता है, और यहां एक एक एम्प्लॉय का डेटा आएगा, और वो कहां से आएगा? ऑफ एम्प्लॉय लिस्ट। कहां से आएगा? एम्प्लॉय लिस्ट। एक अब यहां पे डेटा डिस्प्ले के लिए क्या है? TD, और एक्सेस करने है वेरिएबल डबल करली ब्रैकेट, और यहां एम्प्लॉय डॉट क्या आएगा पहले? नेम। बस डबल करली ब्रैकेट में एक्सेस होता है। ये सिंटैक्स है। नेम के बाद क्या आएगा? बोलो। एड्रेस। एड्रेस के बाद सैलरी। देखो एम्प्लॉय लिस्ट क्या है? एरे एम्प्लॉय का, एक एक एम्प्लॉय का डेटा इसमें आ जाए। देखना है साथ में, ये आ गया डेटा, आ गया। इस बार API से डाटाबेस से आया माइक्रोसॉफ्ट को सर्वर। उसके बाद एक्शन पे आ जाओ। TD तरीका देखना, सिंटैक्स बाकी तो हमें पता ही होता है। अब यहां पे क्या लगाओगे? बटन क्लास btn हाइफन info, और उसके बाद क्या लिखा था? बोलो। डेटा टारगेट क्या था? हैश एडिट मॉडल, याद है? और उसके बाद डेटा टोगल क्या लिखा था? मॉडल। ठीक। एक, और यहां पे क्या लिखते हैं? फॉर्मेशन FA हाइफन एडिट। एक इसी तरह से डिलीट btn हाइफन टीचर, और यहां पे क्लास FA हाइफन ट्रैश। देखो कोड समझ आया, प्रॉब्लम असाइनमेंट में आती है। कोड में क्या, ये कोई इतना थोड़ा ऐसे काम तो किए हुए, देखो आ गया। बीच में थोड़ा गैप चाहिए, तो यहाँ पे बटन के अंदर ही मार्जिन दे दिया 1, थोड़ा सा गैप आ गया। ठीक, ये देखो ये एडिट वाले को कॉल कर, बस। तो ये कोड आप लिख लोगे टी बॉडी में
डाटा कहां से आ रहा है? डेटाबेस। अब हम नेक्स्ट लिखने वाले हैं न्यू एम्प्लॉय। स्क्रीन बन चुकी है। अब उस स्क्रीन का डाटा कैसे एक्सेस करना है, उन टेक्स्ट बॉक्स को कैसे एक्सेस करेंगे? अगर होती ASP.NET तो आईडी नेम, होता MVC तो वही HTML हेल्पर के अंदर लैम्डा एक्सप्रेशन देते हैं ना, m मॉडल मॉडल.name मॉडल.address। अगर होती ASP.NET कोर तो टैग हेल्पर ASP4 आगे नेम। अब एंगुलर में क्या होता होगा, उसका सिंटैक्स टेक्स्ट बॉक्स एक्सेस करने ना, ठीक, तो वो कहानी हम लोग करें। पहले ये आपका टी बॉडी का लिख लिया। आज ये कंप्लीट करके कल एप्लीकेशन में शुरू कर दी है, दोबारा सब कुछ यूज हो। लिख लिया ये। अब क्या करना आपने बोलो, हो गया इतना, चले आगे। अब आपका नेक्स्ट स्टेप या पहले सम, ये हो गया न्यू एम्प्लॉय। अब ये टेक्स्ट बॉक्स में नेम लिख के यहाँ एड्रेस, यहाँ सैलरी और सेव बटन में सेव होना चाहिए। तो पहले डेटा, तो यहीं पे नीचे आ जाओ। ये न्यू एम्प्लॉय हमने बनाया था, याद है? डिजाइन न्यू एम्प्लॉय का, और ये नेम के लिए टेक्स्ट बॉक्स लगाओ। क्या लगा हुआ? टेक्स्ट बॉक्स। तो यहां पे हम लोग टू वे बाइंडिंग यूज करें। टू वे होता है HTML से डाटा इसमें एंगुलर में और एंगुलर से HTML में, टू वे। तो उसके लिए क्या करना होता है? स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर राउंड। अगर एक ब्रैकेट लगाओ तो वन वे है, दो लगा दी, स्क्वायर और राउंड। और इसके अंदर लिखना है NG मॉडल, EL से NG मॉडल, AL नहीं, ये NG मॉडल कीवर्ड है। और ये लिख दिया न्यू एम्प्लॉय, जो हमने वेरिएबल लिया हो, और इसको बाइंड कर दिया किसके साथ? नेम के साथ। हम न्यू एम्प्लॉय कह रहे ये वेरिएबल लिया हुआ, इसमें नेम भी है, एड्रेस भी है, सब कुछ है। तो यहां पे ये आपका आ गया। एक, और यहां पे एंटी मॉडल, और यहां पे एड्रेस सेम, और लास्ट क्या है? सैलरी। और यहां पे चेंज कर दिया सैलरी।
करी हुई है वरन से एक और यहाँ पे ये देखो अभी एरर दे रहा है और एरर है एनजी मॉडल, इसको नहीं जो मैंने वहां लिखा, ये लिखा हुआ एनजी मॉडल, तो इस एरर को पहले ठीक करें। तो ये भी कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है। app.module.ts में जाओ यहां पे और एक मॉड्यूल और ऐड करना है, फॉर्म्स मॉड्यूल एक और ऐड कर लिया, फॉर्म्स मॉड्यूल, इसके अंदर होगा ना एनजी मॉडल बेसिकली। एक फॉर्म्स मॉड्यूल एक, अब ये देखो ये एरर चली एक, तो अब हमने क्या करना है, ये देखो नेम ये से इसके अंदर आना चाहिए। अब ये देखो जो यहाँ पे हमने लिख लिए, तो ये तरीका इसमें बाइंडिंग का, जैसे ASP.NET Core में टैग एरर का ASP4 लिखते थे, उससे पहले लैम्डा एक्सप्रेशन लिखते m.i लिखते थे ना, नहीं, तो हर एक का एक अपना तरीका है। अब उसके बाद आप आ जाओ नीचे, ये वो बटन है, अब इसके क्लिक में, तो ये देखो ये वन वे बाइंडिंग है, राउंड ब्रैकेट क्लिक, और ये हम लोग सेव क्लिक एक मेथड बनाएंगे। और ये सेव क्लिक कहां बनाएंगे, वो एम्प्लॉय कंपोनेंट की टीएस फाइल, ये जो सेव चेंजेस वाला बटन नहीं है, ये देखो कारण सेव चेंजेस इसी में है। यहां सेव का कोड लिखेंगे। सेव में क्या है, एपीआई के मेथड को कॉल करना सर्विस से, सेव होने के बाद गेट ऑल डिस्प्ले को कॉल करना है, बाद में टेक्स्ट बॉक्स खाली होनी चाहिए, चीजें तो वही है सारी। अब क्या करो, ये सेव क्लिक का आप लोग यहाँ पे आ जाओ, एक ये बना लो। अभी वो एरर दे रहा होगा, ये देखो सेव क्लिक बनाया नहीं है। अब क्या करो, आगे जैसे गेट ऑल बनाया था उसी में नीचे आ जाओ, क्या लिखोगे, सेव क्लिक और ये मैथ। अब वो डाटा यहां पहुंचा कि नहीं,
तो अलर्ट करके हम चेक कर लेते हैं क्या न्यू एम्प्लॉय डॉट नेम पता भी चल जाए। ठीक, तो यहां पे ये देखोगे, पहले एक बार चेक कर लो, एरर गई, न्यू एम्प्लॉय और नेम आपने यहां पे लिख दिया। जैसे सेव पे क्लिक किया पहुंच गया, देखो तो इसका मतलब वो डाटा वहां पहुंच रहा है, न्यू एम्प्लॉय डॉट नेम एड्रेस और सेल। ये टेस्ट कर लिया, तो अब हम सीधा किसको कॉल करेंगे, एपीआई को। तो इसके लिए एम्प्लॉय सर्विस डॉट सेव एम्प्लॉय और न्यू एम्प्लॉय जो वेरिएबल है सब्सक्राइब, अभी मैंने आपको बताया। इसके दो ब्लॉक होते हैं, सक्सेस और फेलियर। ये देखो, तो सेव क्लिक में एम्प्लॉय सर्विस को कॉल किया, उसके अंदर हमने सेव एम्प्लॉय बनाया हुआ, और ये जो सेव एम्प्लॉय है ये किसको कॉल कर रहा है, एपीआई। उसके अंदर हमने सेव एम्प्लॉय बनाया हुआ, और इसमें पैरामीटर है तो न्यू एम्प्लॉय पास कर दिया, क्योंकि जो पेज पे बाइंडिंग है न्यू एम्प्लॉय डॉट नेम, न्यू एम्प्लॉय डॉट एड्रेस, न्यू एम्प्लॉय डॉट सेल। ठीक, और तरीका वही लेगा। अब ये रिस्पांस यहां वेरिएबल ले लिया, लॉन्च। अगर ये सेव हो गया तो कहां जाएगा, गेट ऑफ। यही होगा सेव होने के बाद, और यहां पे बाद में हम लोग रीसेट फॉर्म एक मेथड बना देंगे, अभी बनाया नहीं है, जो टेक्स्ट बॉक्स को खाली करे। और ये आपका किसका आ गया, एरर, और यहां पे लॉग और एरर। अगर आप ऊपर मैसेज देना चाहते हैं कि डाटा सेव हो गया, अलर्ट, कुछ वैसे, डेटा सेव, लॉग, ऐसे आप दे सकते हो, मर्जी है, नहीं दोगे तो आपका है। एक बार इसकी आउटपुट देख लो, फिर लिख लो। न्यू पे क्लिक किया और एक नया रिकॉर्ड विकास, और यहां पे एड्रेस, और यहां पे सेव। सेव पे क्लिक किया, डेटा सेव, ओके, और साथ में वो डिस्प्ले हो गया। ठीक, लेकिन जैसे मैं न्यू एम्प्लॉय करता हूं, टेक्स्ट बॉक्स खाली नहीं, तो उसके लिए फिर क्या बनाओगे, रीसेट फॉर्म। पहले लिख लो, चल गया। लेकिन काम कैसे हो रहा है, नोटिस करो, एपीआई बनाई ASP.NET कोर में, और उसको कंज्यूम कहां कर रहा हूं, एंगुलर में। ये होता फ्रंट एंड, और वो है आपका बैक एंड। असल कहानी ये। और याद रखना, अब इसमें कोई भी एपीआई कॉल कर सकते हैं। मतलब ये है कि जो एम्प्लॉय सर्विस बनाई वो यूआरएल देती है, उसमें कहीं नहीं लिखा वो यूआरएल ASP.NET का है। वो एपीआई नोड की हो, जावा की हो, पाइथन की हो, पीएचपी की हो, जस्ट यू नीड टू प्रोवाइड द यूआरएल, बस। डजंट मैटर चाहे जिस मर्जी लैंग्वेज में बनी हो। मतलब एंगुलर का जो कोड सीख रहे हो वो सिर्फ ये नहीं कि ASP.NET कोर की एपीआई को कॉल करने में चलेगा, किसी भी लैंग्वेज की एपीआई को आप लोग कॉल कर सकते। अब आप क्या करो, रीसेट फॉर्म बना दे। लो जी, यहीं पे रीसेट फॉर्म। ठीक, क्या लिखोगे, न्यू एम्प्लॉय डॉट नेम, न्यू एम्प्लॉय डॉट एड्रेस, न्यू एम्प्लॉय डॉट सेल। ये क्या कर रहा है, और ऊपर इसे क्या कर दिया,
अंक में। यही नाम था नहीं? रीसेट फॉर्म ही है ना, तो आ जाएगा। कोई क्लियर है किसे कहते हो? एक बार ये देख लेते हैं कोई एरर है, कैन नॉट फाइंड स्पेलिंग का, लेकिन स्पेलिंग सेम है। क्या गलती लग रही है? जी दिस रोड दिखा रहे हैं, दिस रोड आएगा। अच्छा ठीक, ये इसका तरीका ना, इस ठीक, तो या ये चल जाएगा। ठीक, तो ये था। अब इसी तरह से आपका कौन सा कोड होगा? एडिट का। ठीक, तो कल तक आप ये ट्राई करना, सारा आगे एडिट होगा।